Students, welcome to the next lecture. As you know, we have completed the chapter number 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ये इसकी कुछ समरी है. इसमें हमने मेन टॉपिक्स जो पढ़े 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा. देन नेक्स्ट है कौन कौन से 5 किंगडम हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े, और लास्ट में हमने टॉपिक डिस्कस किया वायरस, विरियोइड्स एंड लाइकन्स के बारे में. सो टुडे इन द लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन हैव अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कि जैसे जैसे टाइम पास हुआ या टाइम बीता तो जो किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो कैसे चेंज हुआ, कैसे पहले कौन सा क्लासिफिकेशन का सिस्टम आता था, फिर उसके बाद कौन सा है, और अब रिसेंटली कौन सा यूज़ हो रहा है, तो कैसे वो चेंज हुआ और कौन कौन से सिस्टम आए हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे अभी. सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये मटेरियल लिखना है कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है. जैसे टाइम बदल रहा है ये भी सेवरल चेंजेस हो चुके हैं इसमें. जो फर्स्ट अटैम्प्ट क्लासिफिकेशन का किया था वो एरिस्टोटल ने किया था. उसने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स में उसने रखा हर्ब, श्रब्स और ट्रीज़ को, और एनिमल्स में रखा उसने ऐसे ऑर्गेनिज्म को जैसे जिनमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं और जिनमें रेड ब्लड सेल नहीं होते. तो उसने 2 तरह की क्लासिफिकेशन कर दी, एक प्लांट्स और एनिमल्स की. फिर प्लांट्स के जो सब ग्रुप्स बनाए वो 3 बनाए, हर्ब, श्रब, ट्रीज. और एनिमल के जो सब ग्रुप बनाए वो भी 2 बनाए, द एनिमल्स हैविंग द रेड ब्लड सेल एंड एनिमल्स नॉट हैविंग द रेड ब्लड सेल. या ऐसे एनिमल जिनमें रेड कलर का ब्लड है और ऐसे एनिमल जिनमें रेड कलर का ब्लड नहीं है. तो इस तरह से उसने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स, एनिमल्स और फर्दर उनके सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. लेकिन इससे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई नहीं हुए, इसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी. सब ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन जो है वो सब ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन ये सिस्टम एरिस्टोटल का नहीं कर पाया. उसके बाद आया लिनेस का 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको प्रॉपर नाम दिया गया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. जिसने लिनेस ने सारे ऑर्गेनिज्म को प्लांटिया और एनिमलिया 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया. लेकिन इसमें भी बहुत सारी लिमिटेशन रह गई. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो यूनिसेलुलर थे और जो मल्टी सेलुलर थे उनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया. यूनिसेलुलर को भी एक ग्रुप में रख दिया और मल्टी सेलुलर को भी एक ग्रुप में रख दिया. यूकैरियोट को भी उसी ग्रुप में रख दिया और प्रोकैरियोट को भी उसी ग्रुप में रख दिया. तो इसमें बहुत सारा जो है वो मिक्स हो गए थे. यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सारे के सारे प्लांट्स में भी थे, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट एनिमल्स में भी थे. सो इसमें भी बहुत सारी कमियां रह गई थी. ये भी पूरी तरह ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई नहीं कर पाया था, तो इसलिए ये सिस्टम भी फेल हो जाता है. लेकिन जब भी आपने किसी सिस्टम के बारे में लिखना है तो एक सबसे पहले लिखना है कि उसने कौन से किंगडम दिए. जैसे लिनेस ने 2 किंगडम दी और उसकी क्या कमियां रह गई. 2 कमियां रह गई थी इसमें कि ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था, और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था, उनको भी उसने इकट्ठा ही रख दिया था. देन नेक्स्ट आया अर्नेस्ट हैकल. उसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. उसने क्या किया कि जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे जिनको अब हम कहते हैं प्रोटिस्टा, दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट, उनका एक अलग किंगडम बना दिया, दैट इज नेम्ड एज अ प्रोटिस्टा. सो 3 किंगडम हो गए, किंगडम प्लांटिया, एनिमलिया एंड प्रोटिस्टा. देन नेक्स्ट आया कोपलैंड. इसने दिया 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसने क्या किया कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे दैट विल बी सेपरेटेड इन सेपरेट किंगडम, उनको एक अलग किंगडम बना दिया और उसका नाम दिया किंगडम मोनीरा. तो 4 किंगडम हो गए, मोनीरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमलिया. लेकिन फिर भी यही कमियां रह गई अर्नेस्ट हैकल और कोपलैंड की कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म फिर भी होमोजेनियसली या फिर प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई नहीं हो पा रहे थे. देन नेक्स्ट आया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आर.एच. बिटाकर ने दिया 1969 में, जो आज भी फॉलो होता है. उसने 5 किंगडम बना दिए. किंगडम मोनीरा जो पहले से कोपलैंड ने बनाया हुआ था, किंगडम प्लांटिया एनिमलिया जो लिनेस ने बनाया था, किंगडम प्रोटिस्टा जो अर्नेस्ट हैकल ने बनाया हुआ था. लेकिन उसने जो नया किंगडम बनाया दैट इज़ द किंगडम फंजाई, जिसमें जितने भी क्लोरोफिलस और डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं और इसी से अपनी एनर्जी लेते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को उसने अलग किंगडम बना दिया, दैट इज़ द किंगडम नेम्ड एज अ फंजाई. तो उसने 5 किंगडम बना दिए, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटिया एंड एनिमलिया. तो इस तरह से ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एग्जिस्टेंस में आया 1969 में, जो आज भी फॉलो हो रहा है. लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी. जो प्रोटिस्टा किंगडम बनाया गया है जिसको आर.एच. बिटाकर भी फॉलो करता था, उसमें बहुत सारे हेटेरोजेनस ग्रुप्स हैं. उसमें कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल की तरह है, कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स की तरह बिहेव करते हैं. सो वो एक हेटेरोजेनस ग्रुप है जिसमें उन ऑर्गेनिज्म को रख दिया गया जो कहीं फिट नहीं हो रहे थे, उसको उस ग्रुप में रख दिया गया. नेक्स्ट, वायरस और विरियोइड्स या इन ऑर्गेनिज्म को कोई भी जगह नहीं दी गई किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में. लाइकन्स को कोई भी जगह नहीं दी गई किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की भी कुछ कमियां रह गई थी. लेकिन इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इवॉल्व हुआ है वो कैसे स्टार्टिंग से लेके अब तक जो फॉलो हो रहा है वो कैसे उनका एवोल्यूशन हुई है या कैसे वो चेंज हुआ है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़
टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखनी है आपको, हेटेरोट्रॉफिक और आर्कीबैक्टीरिया की। मैंने 4 बता रखे हैं, आपने कोई 2 याद, 4 में से कोई 2 याद कर लेनी है। सबसे पहले हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, उसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड बनाने, मिल्क से कर्ड बनाने में यूज़ होता है। बहुत सारे जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दे एक्ट एज अ डिकम्पोजर, और वो खाद, गली सड़ी चीज़ों को, ऑर्गेनिक चीज़ों का ह्यूमस बना देते हैं। एग्जाम्पल इज स्यूडोमोनास। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं बैक्टीरिया से, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिस, बैसिलस, ये सारे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। राइजोबियम, एजोटोबैक्टरिस के एग्जाम्पल है। तो जब भी आपने किसी भी बैक्टीरिया का, जैसे यहाँ पूछा गया है, यूजेस लिखने हैं, तो साथ में एग्जाम्पल भी देना कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो ये काम करता है। जैसे दूध से कर्ड बनाने में लैक्टोबैसिलस, डिकम्पोजिशन में स्यूडोमोनास, एंटीबायोटिक बनाने में स्ट्रेप्टोमाइसिस, बैसिलस एटसेट्रा। नेक्स्ट है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की जो इंपॉर्टेंस क्या है कि एक तो ये बायोगैस, जो इस ग्रुप में आर्की बैक्टीरिया में और बैक्टीरिया आते हैं दैट आर मेथेनोजेंस। तो एक तो वो बायोगैस और सीवेज ट्रीटमेंट में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। बायोगैस प्रोडक्शन एंड सीवेज ट्रीटमेंट, जो घरों से गली सड़ी चीज़ें या फिर टॉयलेट वेस्ट निकलता है वो सीवेज कहलाता है। जो किचन का वेस्ट होता है गला सड़ा, जो पानी के साथ मिक्स होता है, उसको सीवेज कहते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट या उसको खाद बनाने में हेल्प करता है ये जो मिथेनोजेंस होते हैं। मिथेनोजेंस आर आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट, जो आर्की बैक्टीरिया के मिथेनोजेंस या आर्की बैक्टीरिया के जो ग्रुप है मिथेनोजेंस, वो काऊ डंग या किसी भी एनिमल का डंग है उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया के जो मिथेनोजेंस हैं उन्हीं की 2 इंपॉर्टेंस है कि मिथेनोजन एक तो डंग में से, काऊ डंग या किसी भी एनिमल की डंग से मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और मिथेनोजन ही बायोगैस और सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। सो दीज आर 2 यूजेस ऑफ आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम्स। डायटम का ग्रुप हमने पढ़ा था, तो डायटम की सेल वॉल में क्या होता है, सिलिका। और अगर इसकी नेचर देखें तो ये सिलिका से बनी हुई है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लाइक अ सोप केस। जैसे सोप केस होता है, एक छोटा वाला नीचे केस होता है और उसके ऊपर बड़ा वाला केस फिट होता है, तो इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर वैसे होता है। और सेल वॉल के ऊपर जो डिज़ाइंस होते हैं उनको कहा जाता है फ्रस्ट्यूल। सेल वॉल कंस्ट्रक्शन ऑफ डायटम इज नोन एज अ फ्रस्ट्यूल, जो 2 ओवरलैपिंग प्लेट से या शेल से बना हुआ है, लाइक अ सोप केस। इनकी सेल वॉल में सिलिका होता है, और जब इनकी डेथ हो जाती है तो वो सिलिका अर्थ के साथ मिक्स हो जाता है। तो जहाँ जहाँ इनका नंबर जिस सी में ज़्यादा है, उस सी के साइड में, सी शोर पर बहुत सारी डायटमस अर्थ बन गई है, जहाँ पे डायटम की डेथ होने के बाद उनकी जो सेल वॉल है उसका सिलिका अर्थ के साथ मिक्स हो जाता है और वो डायएटमस अर्थ बन जाती है। जो डायएटमस अर्थ हमें आज मिल रही है कि बहुत सारे सी शोर पर, वो बहुत सॉफ्ट होती है, इनर्ट होती है, और उसका यूजेस है, फिल्ट्रेशन में यूज़ होती है, ऑयल्स, शुगर वगैरह के फिल्ट्रेशन में, दूसरी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, या फिर स्क्रबिंग में यूज़ होती है वो। तो उसका डायटमस अर्थ का बहुत सारे यूजेस जो आजकल इंडस्ट्री में किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गल ब्लूम और रेड टाइड क्या होते हैं। एल्गल ब्लूम जो है दैट इज रेफर टू बिगरस ग्रोथ ऑफ एल्गा और ब्लू ग्रीन एल्गे और ब्लू ग्रीन एल्गे। जब किसी वाटर बॉडी के ऊपर बहुत सारी ग्रोथ करते हैं तो उसको एल्गल ब्लूम कहा जाता है। लेकिन हर वाटर बॉडी पे ये बहुत सारी ग्रोथ या फिर विग्रेस या फिर फास्ट ग्रोथ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो वाटर बॉडी जिनके अंदर न्यूट्रिएंट का क्वांटिटी ज़्यादा है, और वो न्यूट्रिएंट उस वाटर बॉडी में या पॉन्ड में या रिवर में आ कहाँ से रहे हैं, आसपास के जो फील्ड है उनसे बह के जो न्यूट्रंट्स आ रहे हैं, जो हमने उसमें खाद डाली है, वो न्यूट्रंट बह के रिवर में या पॉन्ड में चले गए। या इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री जो है उससे जो पानी निकल रहा है, जो न्यूट्रंट रिच है या वेस्ट रिच है, वो अगर हम किसी पॉन्ड या रिवर में डाल रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जो पल्यूशन की वजह से, किसी भी तरह का पल्यूशन अगर हम डाल रहे हैं किसी वाटर बॉडी में, तो उसमें मिनरल की क्वांटिटी बढ़ जाती है। मिनरल की क्वांटिटी बढ़ने से उसमें एल्गल की ग्रोथ बढ़ जाती है, और वह एल्गे पूरी तरह उस वाटर बॉडी को इतनी फास्ट ग्रोथ करता है कि पूरी तरह वाटर बॉडी को कवर कर लेता है, जिससे उस वाटर बॉडी का पानी ख़राब हो जाता है, डिसकलरेशन हो जाती है, फॉल स्मेल आती है, और उस वाटर बॉडी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है कि जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एल्गे की ग्रोथ होने की वजह से ऑक्सीजन की जो है या फिर दूसरी जो गैसेस हैं उनकी कमी होने लग पड़ती है। इसकी डिटेल आप आगे पढ़ेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, लेकिन इतना आपने याद रखना है कि उस जो वाटर बॉडी है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बिकॉज जो पूरा का पूरा ऊपर सरफेस था वाटर बॉडी का वो एल्गे कवर कर चुका होता है। देन दैट इज़ नोन एज अ एल्गे ब्लूम, जिसके
इस एल्गल ब्लूम की ग्रोथ की वजह से उस वाटर बॉडी के अंदर जो फिश या एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाती है. सो एल्गल ब्लूम इज़ हार्मफुल फॉर द वाटर बॉडी बिकॉज इट कवर द होल वाटर एंड चेंज द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड दैट वाटर विल नॉट बी फिट फॉर द ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेज. और ये एल्गल की ग्रोथ होती क्यों है? क्योंकि आपने उस वाटर बॉडी में हमने उस वाटर बॉडी में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स मिनरल न्यूट्रिएंट डाल दिए हैं जिसकी वजह से एल्गल फास्ट ग्रोथ कर लेता है. नेक्स्ट है रेड टाइड. रेड टाइड क्या होता है? दैट इज़ अ रैपिड ग्रोथ ऑफ रेड डाइनोफ्लैजलेट. जब किसी वाटर बॉडी में, मोस्टली सी में होते हैं ये रेड डाइनोफ्लैजलेट. एग्जाम्पल है गोनीकोलेक्स, आप पढ़ चुके हैं. ये रेड डाइनोफ्लैजलेट जब सी में बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कई हज़ारों किलोमीटर का सी का जो एरिया है उसके ऊपर ये फैल जाते हैं या फास्ट ग्रोथ करते हैं और दूर से देखने पर वो पानी रेड कलर का दिखाई देता है. तो दैट इज़ नोन एज अ रेड टाइड. और ये पानी में फास्ट ग्रोथ करने के साथ साथ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी रिलीज़ करते हैं तो पानी को ख़राब भी करते हैं. तो रैपिड ग्रोथ जब होती है डाइनोफ्लैजलेट की, जिसकी वजह से सारा का सारा सी जो है वो रेड दिखाई देता है, सी का वो हिस्सा रेड दिखाई देता है, दैट इज़ रेड टाइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ हाउ आर द विरियोइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरस. वायरस और विरियोइड में क्या डिफरेंस है डिस्कस कर चुके हैं हम, फिर भी इसकी एक बार रिवीजन करते हैं. विरियोइड छोटे होते हैं, वायरस बड़े होते हैं. विरियोइड का जो इन्फेक्शियस पार्ट होता है वो उसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और जो वायरस का इन्फेक्शियस पार्ट होता है वो उसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है. और विरियोइड के पास प्रोटीन कोट नहीं होता, वायरस के पास प्रोटीन कोट की कवरिंग होती है. विरियोइड स्मॉलर इन साइज होते हैं. विरियोइड सिर्फ प्लांट को इन्फेक्शन करते हैं, वायरस प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन किसी को भी इन्फेक्शन कर सकते हैं. सो दीज आर 3 or 4 मोर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द विरियोइड्स. विरियोइड्स आर इन्फेक्शियस एजेंट विच हैव ओनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर द इन्फेक्शन और एज इट्स बॉडी. उसमें सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता विरियोइड की बॉडी में. लेकिन वायरस की बॉडी में 2 चीज़ें होती हैं, सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, प्लस प्रोटीन कोट. और साइज़ का डिफरेंस है और साथ में इन्फेक्शन का डिफरेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ रेड टाइड हम कर चुके. दैट इज़ डिस्कस ब्रीफली द 4 मेजर क्लासेस ऑफ दैट इज़ प्रोटोजोआ. तो प्रोटोजोआ की 4 जो मेजर क्लासेस हैं दैट इज़ मेस्टिगोफोरा जिसको फ्लैजलेटा कहते हैं, सार्कोडीना, राइजोपोडा कहते हैं, सिलिएटा एंड 4th नंबर है स्पोरोजोआ. तो सबसे पहले हम मेस्टिगोफोरा की करेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं. इनके थोड़े थोड़े आपने ब्रीफली इन्होंने करेक्टरिस्टिक लिखने हैं तो आप पॉइंट्स फॉर्म में इजीली इनको लिख सकते हैं. मेस्टिगोफोरा या फ्लैजलेटा नाम से क्लियर हो कि इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के पास फ्लैजला होंगे. एग्जाम्पल है इसका ट्रैपेनोसोमा और ट्राइकोमोनास. तो आपने डायग्राम ध्यान में रख के ही इनके करेक्टरिस्टिक लिखने हैं. जैसे आपने ट्रैपेनोसोमा में देखा है कि उसमें जो है 1 to 2 थ्रेड लाइक फ्लैजला होते हैं. तो एक करेक्टरिस्टिक आपने इस तरह से याद कर लेना है. ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं. इनकी बॉडी के ऊपर जो कवरिंग होती है दैट इज़ ऑफ पेलिकल. इग्लुइना भी इसी ग्रुप में आता है. तो इग्लुइना का भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि इग्लुइना के पास सेल वॉल नहीं होती, उसके पास सिर्फ क्या होती है, पेलिकल होती है. रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल करते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये नहीं करते हैं. सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ मेस्टिगोफोरा और फ्लैजलेटा. एग्जाम्पल इग्लुइना, ट्रैपेनोसोमा एंड ट्राइकोमोनास. नेक्स्ट क्लास थी इसकी सार्कोडीना और राइजोपोडा. ये भी फ्री लिविंग और पैरासाइट होते हैं. ये लोकोमोशन जो करते हैं स्यूडोपोडिया की हेल्प से करते हैं. जब स्यूडोपोडिया नाम आ गया तो इसका एग्जाम्पल होगा अमीबा, एंटामीबा, हेस्टोलिटिका और अमीबा. तो अमीबा को ध्यान में रख के आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं कि इनकी बॉडी जो है वो नेक्ड होती है जिसके ऊपर किसी तरह की शेल या सेल वॉल नहीं होती है. लोकोमोशन स्यूडोपोडिया से करते हैं. दोनों तरह के होते हैं, फ्री लिविंग और पैरासाइट. ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं. तो अमीबा में जो आप कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मेन उसकी जो लाइफ साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो 4 कैरेक्टरिस्टिक आपने याद रख लेने हैं. उसके बाद है सिलिएटा. तो सिलिएटा आपने किस में देखा था, पैरामीशियम में. तो उसको ध्यान रख के कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं. फ्री लिविंग और पैरासाइट दोनों हैं. लोकोमोशन सिलिया से करते हैं इसलिए इस ग्रुप का नाम सिलिएटा पड़ा. बॉडी के ऊपर पेलिकल की कवरिंग होती है और रिप्रोडक्शन ये दोनों करते हैं, सेक्शुअल भी एंड ए सेक्शुअल. तो पैरामीशियम दोनों तरह की रिप्रोडक्शन करता है, सेक्शुअल भी और ए सेक्शुअल. लास्ट क्लास है स्पोरोजोआ. ये क्लास है प्लाज्मोडियम की जो मलेरिया पैरासाइट है. तो उसको ध्यान में रख के आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं. ये एंडो पैरासाइट है क्योंकि प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया कॉज करता है. ह्यूमन इसका होस्ट है, मॉस्किटो इसका होस्ट है. सो एंडो पैरासाइट है और पैथोजेनिक है. पैथोजेनिक मीन्स डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज अ पैथोजेनिक. लोकोमोटरी ऑर्गन कोई नहीं होता, ये खुद इनमें चलने फिरने के लिए ना सिलिया, फ्लैजला, पिलाए, फिम्ब्रे कुछ नहीं होते. ये किसी की बॉडी के फ्लूइड के साथ ही बहते हैं, उसी के साथ चलते हैं. बॉडी के ऊपर थिक
पेलिकल होती है, सेल वॉल नहीं होती, ये प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको थिक वेलिकल कहा जाता है। और रिप्रोडक्शन दोनों तरह की करते हैं, सेक्शुअल भी और एसेक्शुअल भी। तो ये प्रोटोजोआ ग्रुप के जो है किंगडम के हैं 4 सब क्लासेस हैं, ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक आपने पॉइंट्स फॉर्म में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं और जो कुछ एक प्लांट्स हैं वो हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। मैक्सिमम प्लांट ऑटोट्रॉफिक बट सम प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉफिक। तो आपको ये बताना है कि वो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट कौन से हैं। सो इंसेक्टिवोरस एंड कार्निवोरस प्लांट्स आर नोन एज अ हेटेरोट्रॉफिक। ये कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफिक नहीं होते। हेटेरोट्रॉफिक का मीनिंग क्या होता है, जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं। ये जो प्लांट्स हैं इंसेक्टिवोरस एंड कार्निवोरस, दे आर पार्शली ऑटोट्रॉफिक पार्शली हेटेरोट्रॉफिक। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्रीन होते हैं, लेकिन इनको जो नाइट्रोजन सप्लाई है वो अपनी खुद नहीं प्रोड्यूस कर पाते, इसलिए ये दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं जिनकी बॉडी से ये नाइट्रोजन की सप्लाई लेते हैं। ये इंसेक्ट्स को या छोटे मोटे फ्लाइज को खाते हैं, स्मॉल साइज़ की, उनको डाइजेस्ट करते हैं और उनकी बॉडी की नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। तो खाना तो ये खुद बनाते हैं लेकिन नाइट्रोजन जो इनको चाहिए वो इंसेक्ट से लेते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज अ इंसेक्टिवोरस एंड कार्निवोरस एनिमल्स एंड दे आर पार्शली हेटेरोट्रॉफिक। तो हेटेरोट्रॉफिक हम इनको कह सकते हैं। सो एग्जाम्पल है आर्टिकुलेरिया, ड्रोसिरा एंड निपेंथस, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what do the terms phycobiont and mycobiont signify? लाइकन्स में हमने पढ़ा था कि लाइकन्स इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गे एंड फंजाई। तो एल्गे पार्टनर को लाइकन में फाइकोबायोंट और फंजाई पार्टनर को माइकोबायोंट कहा जाता है। माइको वर्ड जहाँ यूज होगा दैट इज रिलेटेड टू फंगस बिकॉज द स्टडी ऑफ द फंगस इज नोन एज अ माइकोलॉजी। एंड फाइको वर्ड जहाँ यूज होगा दैट इज अ एल्गे बिकॉज स्टडी ऑफ द एल्गे इज नोन एज अ फाइकोलॉजी। तो फाइकोबायोंट है या जो एल्गे है वो फोटोसिंथेटिक होता है, वो खाना बनाता है, और जो एल्गल पार्टनर है वो स्ट्रक्चर बनाता है, पूरी बॉडी बनाता है और एल्गे को रहने के लिए शेल्टर और कुछ एक ग्रोथ हार्मोन्स प्रोवाइड करवाता है। और एल्गे इन रिटर्न खाना बना के जो है वो फंजाई को प्रोवाइड करवाता है। तो दोनों के आपस में म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है और दोनों साथ में रहते हैं। दैट्स वाई द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ लाइकन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपने जो किंगडम फंजाई थी उसकी जो हमने 3-4 क्लासेस पढ़ी थी, फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, देन नेक्स्ट है बेसिडोमाइसीड्स एंड ड्यूटेरोमाइसीड। इन 4 क्लासेस का आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पे ओनली कंपैरिजन करना है, सिर्फ 2 ही पॉइंट्स के बेस पे। तो सबसे पहले फाइकोमाइसीड से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल आपने ज़रूर याद करने हैं इस क्लास के, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो, ये 2 एग्जाम्पल आपने याद कर लेने हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है खाना खाने का तरीका, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है रिप्रोडक्शन या फिर नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने का तरीका। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर इनका देखें तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, ये कंप्लीट पैरासाइट हैं, ये अपना खाना बिल्कुल नहीं बना सकती और दे आर कंप्लीट पैरासाइट ऑन प्लांट्स के ऊपर जो हैं ये पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। और इसके अलावा ये जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं, प्लांट्स के गले सड़े जो टुकड़े हैं, उन्हीं के ऊपर ये ग्रो करते हैं और वहीं पे अपना खाना लेते रहते हैं। देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखें तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं वो 2 तरह के होते हैं। आइदर ये जू स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे जो मोटाइल होंगे, जिनके पास फ्लैजला होंगे, कुछ एक मेंबर इस क्लास के, कुछ एक मेंबर जो हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे जिनको अल्पैनोस्पोर्स करेंगे, जो एंडोजिनस का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जो किसी स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे, किसी बैलून के अंदर बनेंगे, तो ये स्पोरेंजिया के अंदर बनाते हैं अल्पैनोस्पोर, जो बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखें तो ये आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और जो आइसोगैमस होगा उसमें 2 गैमीट्स बनेंगे जो सेम स्ट्रक्चर के होंगे। एनाइसोगैमस में 2 गैमीट्स बनेंगे जो अलग अलग स्ट्रक्चर के होंगे, एक बड़ा एक छोटा हो सकता है। ऊगैमस टाइप में क्या होगा, फीमेल वाला बड़ा होगा, गोल होगा, और मेल वाला छोटा होगा, और मेल वाला रिलीज होकर फीमेल वाले के साथ फर्टिलाइज करेगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको कहेंगे जाइगोस्पोर। जाइगोट कहने की जगह इसको क्या कह देते हैं, जाइगोस्पोर, क्योंकि ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। देन नेक्स्ट है एस्कोमाइसीड्स, ये इस ग्रुप में आते हैं पेनिसिलियम, एस्पेरेजिलस, क्लैबिसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। तो ये एग्जाम्पल कोई 2 याद कर लेने हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना खाने का तरीका देखें तो ये सेप्रोफिटिंग है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेते हैं। डिकम्पोजर्स भी हैं ये, कुछ एक इसमें पैरासाइट्स भी हैं और कुछ एक कॉर्पोफिलस भी हैं। कॉर्पोफिलस हमने पढ़ा था कि ऐसे फंगस जो डंग, जो एनिमल का वेस्ट होता है उसके ऊपर ग्रो करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये। द ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डन विद द हेल्प ऑफ द ए सेक्शुअल स्पोर्स नोन एज अ कोनिडिया। और इसमें जो कोनिडिया लगते हैं वो कोनिडियो 4 के ऊपर लगेंगे और वो चेन में लगेंगे, एक के ऊपर एक, और एक्सोजिनस होंगे, किसी बैलून के अंदर बंद नहीं होंगे, वो एक्सपोज्ड होंगे।
दैट आर नोन एज अ कोनिडिया, और जिस स्ट्रक्चर के ऊपर लगते हैं उसको कोनिडियोफोर कहते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं एस्कोस्पोर से, और एस्कोस्पोर्स आर प्रेजेंट और फॉर्म्ड इनसाइड द सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज अ एस्काई, और एस्काई जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज अरेंज्ड इनसाइड एस्कोकार्प। तो ये एंडोजिनस हैं, जो एक एस्कस होता है, पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। एस्कस एक लॉन्ग फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर जो है ये स्पोर्स बनते हैं, और जो स्पोर्स हैं दैट आर 4 इन नंबर। 4 एक बार में एक एस्कस में 4 स्पोर्स ही बनते हैं जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं। नेक्स्ट है बेसिडोमाइसीड्स। इसमें आते हैं अस्टिलेगो, गैरिकस एंड पक्सीनिया। इनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये डिकम्पोजर हैं, सॉइल में रहते हैं या गली सड़ी लकड़ी के टुकड़े पर या ट्री के जो कटी हुई स्टम्प्स होती हैं उनके ऊपर। कुछ एक इसमें पैरासाइट्स भी हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे अस्टिलेगो प्लांट पैरासाइट है जो स्मट डिजीज़ कॉज करता है। सिमिलरली पक्सीनिया रस्ट डिजीज़ कॉज करता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स इनमें नहीं बनते हैं, इनकी बॉडी के टुकड़े हो जाएंगे और वही नए ग्रो कर जाएंगे टुकड़े और नए फंगस बन जाएंगे, स्पोर्स नहीं बनेंगे। इनमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्लाज्मोगैमी से करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, 2 हाइफे होंगे किसी माइसीलियम के, वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे और डाइकैरियोन फेज बनाएंगे, और बाद में फिर वो डाइकैरियोन फेज भी जो है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में या एक सिंगल न्यूक्लियस में बदल जाएगी। ऐसा होमोथैलिक में होता है। जब 2 अलग अलग माइसीलियम के हाइफे आपस में फ्यूज़ करेंगे तो उसको हेटेरोथैलिज्म कहा जाता है, जिसमें 2 अलग अलग माइसीलियम के 2 हाइफे फ्यूज़ करने के बाद डाइकैरियोन फेज में तो मीनिंग 2 न्यूक्लियस वाली फेज़, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस वाली फेज़ बनाएंगे, बाद में वो 2 न्यूक्लियस भी फ्यूज़ हो जाएंगे, जाइगोस्पोर बना देंगे, और फिर वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करके जो है वो बेसिडोस्पोर्स बनाएंगे जो बेसिडियम के बाहर या बेसिडियम के अंदर इनसाइड बनेंगे। 4 बेसिडोस्पोर्स बनेंगे एक बार में। तो एस्कोस्पोर्स में एक आपने एस्कोमाइसीड्स में एक आपने करेक्शन कर लेनी है कि ये एस्कोमाइसीड्स में जो स्पोर्स बनते हैं दैट आर एंडोजेनिसली बनते हैं इनसाइड द एस्कोकार्प, और बेसिडियो स्पोर्स जो बनते हैं दैट आर एक्सोजिनस होते हैं, ये बेसिडिया के ऊपर लगते हैं, एक्सोजिनस होते हैं, एंडोजिनस नहीं होते हैं ये। देन है डिटेरोमाइसीड्स। इसमें जो एग्जांपल है अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलीट्राइकम, ये जो न्यूट्रिशन करते हैं वो सेप्रोफिटिक है, कुछ एक पैरासाइट्स भी हैं, बहुत सारे इसमें डिकम्पोजर जी में हैं। जो डिकम्पोजर हैं जो गले सड़े जो पत्ते हैं या फ्रेश लीव जो गिरते हैं पेड़ों से उनको गलाते सड़ाते हैं या उनको गला सड़ा के खाद बनाते हैं, तो दे आर द डिकम्पोजर ऑफ लीफ लिटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है इनका, नहीं तो पेड़ों के नीचे बहुत सारे पत्ते ही इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये फंगस जो है वो उन पत्तों को गला सड़ा के उनकी खाद बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये स्पोर से करते हैं, और उनके स्पोर्स भी सेम जो है वो एस्कोमाइसीड के एसेक्सुअल स्पोर्स की तरह है। कोनिडिया, ये भी कोनिडिया से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होती है या अभी तक इसका पता नहीं चला, इसलिए इनको फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं, बिकॉज इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इग्लियोना। इग्लियोनाइड जो ग्रुप था उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखने हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती। दूसरा, इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि इनमें सेल वॉल की जगह बॉडी के ऊपर एक प्रोटीन रिच लेयर की कवरिंग होती है जिसको पेलिकल कहा जाता है, और पेलिकल की वजह से इनकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। इनमें 2 फ्लैजला होते हैं, एक फ्लैजला लंबा होता है, लॉन्ग होता है, जो बॉडी से बाहर आ जाता है, लेकिन दूसरा फ्लैजला जो है इनके माउथ के अंदर ही रहता है और लंबे वाले फ्लैजला के साथ फ्यूज़ होता है। तो बनते तो 2 फ्लैजला हैं लेकिन बाहर एक ही आता है, बिकॉज 2 फ्लैजला बनने के बाद दोनों जो है एक छोटा रह जाता है, वो बड़े वाले के साथ फ्यूज़ कर जाता है और बड़े वाला फिर बाहर आता है। डिफरेंट लेंथ के होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना भी बना लेते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, जब इनको सनलाइट नहीं मिलती तो किसी दूसरे से गली सड़ी चीज़ों को डिकम्पोज करके भी अपना खाना निकाल लेते हैं। सो दे आर द प्लांट एज वेल एज एनिमल, ये दीज कम अंडर द प्लांट एज वेल एज एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरस। अपने वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में बता रहे हो, और 4 वायरल डिजीजेस के नाम लिखने हैं। तो वायरस का एक छोटा सा नोट आपने लिखना है कि इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर हैं, और होस्ट की बॉडी के बाहर ये इनर्ट बिहेव करते हैं या नॉन लिविंग बिहेव करते हैं, और होस्ट सेल की बॉडी के अंदर ये लिविंग बिहेव करते हैं। जेनेटिक मटेरियल इनमें DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, लेकिन दोनों साथ में नहीं होंगे।
या तो डीएनए होगा या आरएनए। अब जो प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस हैं उनमें हमेशा आरएनए ही होता है और वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड। जो एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस हैं उनमें आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। आरएनए उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी, और डीएनए उनमें हमेशा डबल स्ट्रैंडेड ही होगा। तो ये वायरस और प्लांट और एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरस हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नेक्स्ट, वायरस की बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको प्रोटीन कोट कहा जाता है, दैट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स एंड दैट प्रोटीन कोट इज आल्सो नोन एज अ कैप्सिड, जो अंदर न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट कर रही है। 4 वायरल डिजीजेस कौन सी है? इन्फ्लुएंजा, एड्स, हर्पीस, रेबीज। तो 4 वायरल डिजीजेस के, कॉमन वायरल डिजीजेस के नाम आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन इन योर क्लास ऑन टॉपिक आर वायरस लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग, इसके बारे में आपने एक जो है वो पॉइंट्स लिखने हैं डिस्कस करके अपने क्लास में। सो पहले हम लिविंग कैरेक्टरिस्टिक वायरस के देख लेते हैं। ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जो होस्ट जिसकी बॉडी में जो वायरस जिसकी बॉडी में जाना चाहता है उसी जो जिस होस्ट के लिए ये बने हुए हैं या जो होस्ट इनके जिसके साथ ये सर्वाइव कर सकते हैं उसी होस्ट के ऊपर रहते हैं। किसी दूसरे होस्ट के साथ जो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो कोई वायरस है वो किसी बैक्टीरिया, स्पेशल बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है, अगर कोई वायरस उसी को सिर्फ इन्फेक्ट करता है तो वो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ ई कोलाई के साथ ही अपनी लाइफ साइकिल स्पेंड कर सकता है। तो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। मान लो कोई वायरस हो जो ह्यूमन को ही इन्फेक्शन कॉज करता है तो वो किसी एनिमल को इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, वो सिर्फ ह्यूमन की लाइफ, ह्यूमन की ही बॉडी के ऊपर जो है वो सर्वाइव करेगा और उसको इन्फेक्शन कॉज करेगा। दैट इज होस्ट स्पेसिफिक। इनमें जेनेटिक मटीरियल होता है, डीएनए और आरएनए। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। ये मल्टीप्लाई करते हैं और ये बीमारियां कॉज करते हैं, एंटीजेनिक होते हैं, बीमारी कॉज करने वाली प्रॉपर्टी होती है इनमें। एंड दीज आर पैरासाइट्स, कंपल्सरी पैरासाइट्स, सिर्फ होस्ट की बॉडी के ऊपर ही सर्वाइव करते हैं। होस्ट की बॉडी के सेल के बाहर जाएंगे तो नॉन लिविंग बन जाएंगे। सो दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट। तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नॉन लिविंग के अगर देखें, एक कैरेक्टरिस्टिक और है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इनमें म्यूटेशंस होती हैं। म्यूटेशन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो सकती है। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो इनमें सेल स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता। इनमें सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक जेनेटिक मटीरियल और एक प्रोटीन कोड। तो इनमें कोई प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। ये नॉन लिविंग सेल का, नॉन लिविंग चीज़ों का कैरेक्टरिस्टिक है। इनके हम क्रिस्टल बना सकते हैं, ये भी नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। ये एनर्जी स्टोर या एनर्जी लिबरेट नहीं कर सकते हैं, ये भी इनका नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। और ये किसी भी जो होस्ट जो है, होस्ट की बॉडी के बाहर ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना ग्रो कर सकते हैं। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। सो दीज आर 12 क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। आपने इनको अच्छे से लर्न करना है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग।